मैं प्रकाश चंद चौरसिया, उत्कृष्ट विद्यालय साचपानी धनौरा, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश से। आज हम आधुनिक काल में प्रयोगवाद पढ़ेंगे। इसके पहले हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद और छायावाद के साथ रहस्यवाद और प्रगतिवाद, इन चारों आधुनिक काल के चारों भाग का हमने अध्ययन कर चुका है। आज ये पांचवा भाग है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद जो सन 1943 से 1950 तक का माना गया है और नवीन प्रयोग, साहित्य में नवीन प्रयोग किए गए हैं, इसी नवीन प्रयोग के कारण इसको प्रयोगवाद नाम दिया गया। आगे हम इसका विस्तृत अध्ययन के लिए देखते हैं स्लाइड। प्रयोगवाद सन 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन, जिन्हें हम अज्ञेय के नाम से जानते हैं, उनके नेतृत्व में हिंदी में एक आंदोलन की लहर उठी और वह लहर आगे प्रगतिवाद कहलाई। अर्थात उनकी जो नेतृत्व में आंदोलन जो किया गया था वह प्रगतिवाद कहलाया। अज्ञेय ने ये भी लिखा कि ये कवि नवीन राहों के अन्वेषी हैं, अर्थात एक नई राह बनाने वाले ये कवि हैं। इस संबंध में ये भी है कि हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 में अज्ञेय के संपादन में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक सन 1943 में एक पहला प्रयोग किया गया था और पहला प्रयोग से आशय है कि तार सप्तक में 7 प्रमुख रचनाओं के, जिनकी समान विचारधारा था, समान साहित्य था, उनकी रचनाओं का संकलन कर प्रकाशित किया गया। तो ये कहलाते थे तार सप्तक। और तार सप्तक में प्रथम तार सप्तक सन 1943 में, द्वितीय तार सप्तक जो था सन 1951 में, एवं तृतीय तार सप्तक सन 1959 में अज्ञेय जी ने संपादन किया। तो ये थे तार सप्तक। अब तार सप्तक के बारे में हम अगर देखें तो प्रथम तार सप्तक में प्रमुख 7 जो कवि थे वो थे अज्ञेय, नेमिचंद जी जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर और रामविलास शर्मा। द्वितीय तार सप्तक की अगर अपन बात करें तो इनके प्रमुख कवि थे भवानी प्रसाद मिश्र जी, धर्मवीर भारती, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर और नरेश मेहता। और तृतीय तार सप्तक के प्रमुख रचनाकार थे प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही और सातवें थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस तरह से इन 7 कवियों का संकलन तार सप्तक कहलाया और इस तरह ये 3 तार सप्तक यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। आगे हम देखते हैं कि प्रयोगवादी रचनाओं के प्रमुख, प्रयोगवाद में कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं लिखी गई और उनके रचनाकार कौन थे। तो सबसे पहले अज्ञेय जी की प्रमुख रचना थी हरी घास पर क्षण भर। ये अज्ञेय जी की प्रमुख रचना हमको देखने को मिलती है। दूसरी है इंद्रधनुष ये रौंदे हुए, मतलब इंद्रधनुष ये रौंदे हुए अज्ञेय जी की ये द्वितीय रचना। मुक्तिबोध चांद का मुंह टेढ़ा है, ये इनकी प्रमुख रचना और काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। भूरी भूरी खाक धूल, ये भी मुक्तिबोध की प्रमुख रचना है। तीसरे प्रमुख रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, और धर्मवीर भारती का अंधा युग, कनुप्रिया और ठंडा लोहा, ये इनकी एक प्रमुख रचना हमको देखने को मिलती है। चौथे प्रमुख रचनाकार हैं नरेश मेहता जी। नरेश मेहता जी की प्रमुख रचना अगर हम देखें तो संशय की एक रात, बन पाखी, ये इनकी 2 रचनाएं यहाँ पर सामने देखने को मिलती है। पांचवा जो हैं गिरिजा कुमार माथुर जी, जिनकी प्रमुख रचना है धूप के धान, शिला, पंख चमकीले, नाथ और निर्माण, ये प्रमुख रचना था।
कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि प्रयोगवाद के प्रमुख रचनाकार कौन कौन हैं और उनकी रचनाएं। तो यहाँ पर अगर हम ये याद कर लेते हैं अच्छे से तो ये हमारा प्रश्न आराम से हल हो सकता है। यहाँ पर इसके अतिरिक्त भी और कवि हुए हैं, लेकिन सुविधा के दृष्टिकोण से और सरलता के दृष्टिकोण से हमने इन 5 प्रमुख कवियों का ही यहाँ पर जिक्र किया है। आप अन्य पुस्तकों में अन्य उसमें को देख सकते हैं। अब हम आ जाएं आगे प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं। प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी? तो सबसे पहली प्रमुख विशेषता थी नवीन उपमानों का प्रयोग। प्रयोगवादी कवियों ने पुराने एवं प्रचलित उपमानों के स्थान पर नवीन उपमानों का प्रयोग किया है। उनका ये मानना था कि काव्य के पुराने उपमान अब बासी पड़ गए हैं, अर्थात यदि हम नवीनता का समावेश नहीं करेंगे तो शायद रचनाएं उतनी प्रभावकारी नहीं होगी। इसलिए इस युग में नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया। दूसरी प्रमुख विशेषता थी प्रेम भावना का खुला चित्रण। अब यहाँ पर देखिएगा, प्रेम भावना का खुला चित्रण ये प्रयोगवाद की एक प्रमुख विशेषता है। इन्होंने इस युग में प्रेम भावना का अत्यंत खुला चित्रण कर उसमें अश्लीलता का समावेश हो गया। अर्थात इसके पूर्व के कालों में हमने देखा है, जो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग में और छायावाद में देखते, वहाँ पर प्रेम भावना तो थी लेकिन उसमें एक मतलब खुलापन नहीं था, उसमें एक मर्यादा थी। लेकिन इस काल में आने तक प्रेम भावना का खुला चित्रण प्रयुक्त तो होने लगा। ये इस काल की एक प्रमुख विशेषता थी। तीसरी प्रमुख विशेषता है बुद्धिवाद की प्रधानता। इस युग के कवियों ने बुद्धि तत्व को अधिक प्रधानता दी और इसके कारण काव्य में कहीं कहीं दुरूहता भी देखने को मिलती है, अर्थात काव्य में कहीं कहीं कठिनाई भी जाती है। तो बुद्धिवाद यहाँ पर प्रबल था। इसके पहले भाग्यवाद और कर्मवाद था, अब वो उसको स्थान पर बुद्धिवाद को प्राथमिकता दी जाने लगी है। इसकी प्रमुख विशेषता है। अगली प्रमुख विशेषता के रूप में अगर हम देखें निराशावाद की प्रधानता। निराशावाद की प्रधानता मतलब इस काल के कवियों ने मानव मन की निराशा, कुंठा व हताशा का यथार्थ रूप में चित्रण किया है। अर्थात मानव मन में जो कुंठाएँ थी, उनकी निराशा थी, निराशा का वातावरण बन रहा था, उनका बड़ा बढ़िया वर्णन इस काल में किया गया और यथार्थ वर्णन इस काल में हमको देखने को मिलता है। चौथा है अहम की प्रधानता। अहम की प्रधानता से आशा है फ्राइड के मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषण में प्रभावित ये कवि अपने अहम को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे, अर्थात अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, अपने अलावा बाकी सब चीज़ें गौण थी। तो ये अहम की प्रधानता प्रयोगवादी कवियों की एक प्रमुख विशेषता के रूप में देखने को मिलती है। अगला जो था रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। आदिकाल में जो पुरानी परंपराएं और रूढ़ियाँ थी और जो मानव के प्रगति में बाधक थी, उनका विरोध हुआ। इस काल में कविताओं में रूढ़ियों के प्रति विद्रोह के स्वर भी मुखरित हुए। इन कवियों ने रूढ़ि मुक्त नवीन समाज की स्थापना पर बल दिया, अर्थात एक नए नए प्रयोग किए और रूढ़ियों को जो मानव के विकास में बाधक बन रही थी उनको हटाने का पर बल दिया। अगली प्रमुख विशेषता है व्यंग्य की प्रधानता। इस काल के जो प्रमुख कवि थे और उन्होंने व्यक्ति और समाज दोनों पर अपनी व्यंग्यात्मक लेखनी का प्रयोग किया, अर्थात जो पुरानी रूढ़ियाँ थी और अन्य चीज़ें थी उन पर तीक्ष्ण व्यंग्य किए ताकि उसमें सुधार आ जाए। तो इस बात की प्रमुख विशेषता थी कि व्यंग्य की प्रधानता हमको देखने को मिलती है। अगली प्रमुख विशेषता है मुक्त छंदों का प्रयोग, अर्थात प्रयोगवादी कवियों ने अपनी कविताओं के लिए मुक्त छंदों का प्रयोग किया, अर्थात किसी एक छंद में बंद कर मुक्त रूप से छंदों का प्रयोग यहाँ पर किया है। इसके अतिरिक्त एक और विशेषता है जो इस स्लाइड में नहीं है, लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, अर्थात इस काल में कविताओं में मानव से जुड़ी प्रत्येक वस्तु को प्रतिष्ठा प्रदान की गई तथा उसे कविता का विषय बनाया गया। इस तरह से ये प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं।
प्रयोगवाद परीक्षा के दृष्टिकोण से कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें प्रमुख रूप से प्रयोगवाद कब से कब तक का माना गया है, प्रयोगवाद के प्रमुख रचनाकार कौन हैं और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, और प्रयोगवाद की विशेषताएं क्या हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से बनते हैं। यदि हमने इस स्लाइड को अच्छे से पढ़ लिया, देख लिया, तो निश्चित तौर पर इससे आने वाले कोई भी प्रश्न को हम सरलता से हल कर पाते हैं। धन्यवाद। आशा है कि आपको ये प्रयोगवाद की स्लाइड बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।